Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and our today's topic is edema. So edema को हम दो पार्ट में लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए। तो इसके अंदर क्या क्या हमें स्टडी करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इडीमा, पैथोजेनेसिस ऑफ इडीमा, टाइप ऑफ इडीमा, और टाइप ऑफ इडीमा के अंदर भी जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इडीमा है वो है रीनल, कार्डियक, पल्मोनरी एंड सेरेब्रल इडीमा। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक। तो पहले हमें पैथोलॉजी जानने से पहले फिजियोलॉजी पता होनी ज़रूरी है कि वो नॉर्मली कैसे काम करता है। अब जब नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज होता है या फिर जो नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है, जब उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं तो वो कॉज करते हैं इडीमा को। तो नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज कैसे होता है हमें पता है। ब्लड हमारे ऑर्टा से आर्टरीज में जाता है, फिर मेजर आर्टरीज में, उसके बाद में वो मेजर आर्टरीज में जाता है, उसके बाद में वो कहाँ पे जाता है, आर्टरीज में, फिर आर्टियोलार्स, और उसके बाद में कैपिलरीज में। अब ये जो कैपिलरी है ये मेन पार्ट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड वेसल के बीच में। तो अपनी जो आर्ट्रियोलर एंड है वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स जिसे बोलते हैं, वो डोमिनेंट रहता है, और ऑनकोटिक प्रेशर जो अपना जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है वो लो रहता है, जो इनवर्ट ड्राइविंग फोर्स है प्लाज्मा ऑनकोटिक। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डोमिनेंट है वो क्या करेगा, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमें पता है यहाँ पे डोमिनेंट है, तो वो क्या करता है अपने जो वेसल है उसमें जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोल्यूट्स है, उसे इंटरस्टिशियल स्पेस में भेज देता है। उसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड एंटर करता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। उसके बाद में जब हम वेन्यूलर एंड पे आते हैं कैपिलरी के, वहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो अपना डोमिनेंट है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा कि जो इनवर्ट ड्राइविंग फोर्स है ना अपना प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, तो वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस में हमने फ्लूइड भेजा था उसे वो अपने अंदर लेगा। इट मीन्स वेसल के अंदर या फिर जिस कंपार्टमेंट में भी है वो उसे अंदर लेगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लूइड एंड सोल्यूट री एंटर्स द इन द प्लाज्मा। ओके, उसके बाद में क्या होता है, जितना भी फ्लूइड उस इंटरस्टिशियल स्पेस में बचा हुआ है वो लिम्फेटिक ड्रेन कर लेती है और उसके बाद में वेनस सर्कुलेशन में डाल देती है। तो ये नॉर्मली चलता है। लेकिन अब एबनॉर्मल कंडीशन इडिमा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इडिमा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्वेलिंग। जिस भी पार्ट में स्वेलिंग है वहाँ पे इडिमा रहता है। ओके, सो इडिमा की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस एंड सीरस कैविटीज़। तो जहाँ पे भी ऐसे फ्लूइड एक्यूमुलेट मिलेगा हमें, क्योंकि वो एबनॉर्मली एक्यूमुलेट कर रहा है, वो नॉर्मल प्रोसीजर तो है ही नहीं। जो नॉर्मल प्रोसीजर थी उसमें कुछ तो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से इडिमा हो रहा है। तो वहीं पे क्या होगा, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव, बहुत सारा फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में या फिर सीरस कैविटीज़ में अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो वहाँ पे इडिमा हो जाता है। उसके बाद में जो अपना फ्लूइड है अगर वो बॉडी कैविटीज़ में रहता है तो हम उसे कॉमनली कहते हैं इफ्यूजन। ओके, सीरस कैविटीज़ में रहेगा तो इफ्यूजन हो जाएगा, और अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में है तो वो हमें इडिमा ही कहते हैं उसको। तो इट में बी इंट्रासेल्युलर इडिमा और एक्स्ट्रा सेल्युलर, उसके नाम ही बता रहा है कि इंट्रासेल्युलर इट मीन्स एक्यूमुलेशन का हुआ है सेल के अंदर, एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर मीन्स एक्यूमुलेशन हो रहा है सेल के बाहर। सेल के बाहर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपिलरी जो है उस वो लीक कर रही है, उसके लीकेज की वजह से फ्लूइड जो है कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया। अब देखते, free fluid in body cavity is commonly called effusion. It is according to body cavity in which the fluid accumulate. तो हम जिस भी बॉडी कैविटी में वो accumulate हुआ है उसके नाम उसे लगा देते इफ्यूजन के पहले। अगर वो पेरिटोनियल कैविटी में है तो असाइटिस, अगर वो प्लूरल कैविटी में है तो उसे हम प्लूरल इफ्यूजन या फिर हाइड्रोथोरैक्स कहेंगे। अगर वो पेरिकार्डियल कैविटी में है तो हाइड्रोपेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और सेकंड ये है कि फ्री फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस जो जो रहती वो इडिमा ही कहलाता है, और वो कहाँ पे रहता है इंटरस्टिशियल स्पेस हमें पता है, बिटवीन दी सेल्स।
और नेक्स्ट है हमारी पैथोजेनेसिस ऑफ इडिमा। इट इज़ कॉज्ड बाय मैकेनिज्म दैट इंटरफेयर विथ नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस ऑफ प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ फ्लो। अब पैथोजेनेसिस मतलब ये हो कैसे रहा है इडिमा एक्चुअली, तो उसकी जो पैथोजेनेसिस है वो है कि जब भी अपना वो नॉर्मल मैकेनिज़्म रहता है उसमें अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है तभी इडिमा होता है। तो इंटरफेयर कहाँ कहाँ किया तो इडिमा होगा, हमारे जो प्लाज्मा है उसमें अगर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कुछ हुआ है, या लिम्फ फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक हो चुका है, तो इन केसेस में इडिमा फॉर्म होता है। अब ये जो मैकेनिज़्म है इडिमा फॉर्म होने वाला, वो अकेले भी काम कर सकता है या फिर कॉम्बिनेशन में मिलके इडिमा प्रोड्यूस कर सकता है। तो 6 टाइप है फैक्टर्स जिसे बोलेंगे। एक है डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, टिश्यू फैक्टर, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर फर्स्ट, तो ये क्या है? आप डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर या फिर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है? तो plasma oncotic pressure exerted by the total amount of plasma proteins tend to draw fluid into the vessel normally। तो हमें पता है जो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन है वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो है प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर या फिर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है वो है अपना अल्ब्यूमिन। तो जब भी ये प्लाज्मा जो प्रोटीन है उसकी लेवल डिक्रीज हो जाती बॉडी में, तो वो प्रोड्यूस करता है एनएसआर का, दैट इज जनरलाइज इडीमा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइपोप्रोटीनीमिया हुआ है, तो उसकी वजह से होता है हमें जनरलाइज इडीमा। क्यों हुआ? क्योंकि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर का फंक्शन क्या है कि वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसके फंक्शन को एनकाउंटर करे, या फिर उसको अपना काम नॉर्मली करने के लिए डायरेक्शन दे। या क्योंकि देखिए अपनी जो आर्ट्रियोलर एंड ऑफ कैपिलरी है और वेन्युलर एंड ऑफ कैपिलरी, इन दोनों पे जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर रहता है वो सेम रहता है 25 mm ऑफ Hg, वो चेंज नहीं होता। लेकिन जब भी बॉडी का प्लाज्मा प्रोटीन लेवल डिक्रीज होगी तो क्या होगा? प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? वो जो फ्लूइड वापस इंटरस्टिशियम से कैपिलरी में जा रहा था वो नहीं जाएगा। मतलब अपना जो फ्लूइड इंटरस्टिशियम में है वो वही के वही रह जाएगा। और बॉडी में जहाँ पे भी कैपिलरी एंड पे ये फंक्शन होता है वहाँ क्या होगा? अब हर एक जगह पे सेम है, क्योंकि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो चुका है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो तो सारा फ्लूइड अपने कैपिलरी के बाहर फेंक देगा। कहाँ पे? इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा। तो इसी वजह से जो इडिमा होगा वो जनरलाइज है, वो लोकलाइज क्यों नहीं है? इसीलिए क्योंकि वो पूरे बॉडी को अफेक्ट करेगा। जहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड हो रहा है उसे वो डिस्टर्ब करेगा। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया अब? तो रीनल डिसीजेस, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथीज, या फिर माल न्यूट्रिशन। जहाँ पे भी प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज होंगे उस जगह पे, या लाइक रीनल डिसीज़ में होता है, अगर बॉडी में प्रोटीन आ ही नहीं रहा है तो प्लाज्मा प्रोटीन बनेगा कैसे? इसलिए माल न्यूट्रिशन। तो ये सारी कंडीशन की वजह से जो नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज है उस पर असर पड़ता है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये क्या करता है? ये नॉर्मली फ्लूइड को कैपिलरी से बाहर डालता है, या इट मीन्स इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इसका काम क्या है? बाहर डालना है। इट मीन्स आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स। ओके, तो अब ये क्या करता है? प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर को अपोज करता है उसके बाद में, इसीलिए तो ये चेंज होता है ना। ये एट्रियोलर एंड पे रहता है 32 mm ऑफ Hg। इसका मतलब प्लाज्मा अपना जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो तो 25 था, इससे कम है। तो क्या होगा? ये आर्ट्रियोलर एंड पे किसकी मर्जी चलेगी? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। इस वजह से क्या होता है? फ्लूइड बाहर चला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। लेकिन जब वेन्युलर एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है 12 mm ऑफ Hg पे, तो क्या करता है? वो कुछ नहीं कर पाता। उसकी वजह से प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो भी फ्लूइड है उसे अंदर ले लेता है वेसल वॉल के अंदर।
अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कहाँ कहाँ होगा, जहाँ पे ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, लाइक इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, या फिर जो थ्रोम्बोसिस है, या फिर वेसल वॉल में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो उस वजह से क्या होगा कि उस वेसल वॉल में प्रेशर बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज वेनस प्रेशर, या फिर वहाँ पे ब्लड ज़्यादा होने की वजह से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो थ्रोम्बोसिस या इस जैसी जगह पे ऑन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो जो फ्लूइड है उसे बाहर फेंकेगा। अब हम देखते कि इन लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन जो खड़े रहते हैं बहुत देर के लिए, जो जॉब्स रहती है जहाँ पे बहुत देर खड़े रहना पड़ता है, लाइक नर्सेस या फिर पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस स्पेशली, तो उनमें क्या होता है पाँव में स्वेलिंग आती है। क्यों? क्योंकि वेंस पे प्रेशर आता है, उसकी वजह से फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है पाँव में, और वो फ्लूइड जो है वेसल वॉल का उसे इंटरस्टिशियल स्पेस में भेज देता है और वहाँ पे इडिमा हो जाता है। उसके बाद में थर्ड टाइप है अपना लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ड्यू टू ट्यूमर fluid of interstitium is not carried by lymph, so edema occurs and अगर वहाँ मतलब नॉर्मली देखें हम तो क्या होता है कि वहाँ का फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ का फ्लूइड लिम्फेटिक कैरी करके ले जाती है, लेकिन अगर उस लिम्फेटिक में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है तो क्या होगा, फ्लूइड आगे नहीं जा पाएगा, वही के वही रुक जाएगा। तो वो वही के वही रुक गया, इट मीन्स क्या हो गया, एक्यूमुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो फ्लूइड वही रह रहा है, तो क्या होगा, इडिमा प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो इडिमा करेगा वो लोकलाइज करेगा उतने ही पार्ट के लिए। अगर ये अपने फिलियारिस के वजह से हो रहा है, जो पैरासाइट है उसकी वजह से एलिफेंटाइसिस जो डिसीज़ होता है, अगर एग्जांपल ले तो ये जो इन्फ्लामेटरी इडिमा रहते हैं उसमें, तो वॉचेरिया बैंक्रफ्टी की वजह से एलिफेंटाइसिस होता है, या फिर स्क्रोटम का होगा या तो वो लेग का होगा। तो सिर्फ लेग के लिए या फिर स्क्रोटम उतनी जगह पे लिम्फोएडिमा हो गया। और अगर देखिए कि पोस्ट सर्जिकल जहाँ पे रिमूव किया जाता है ऑर्गन, वहाँ पे उस पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस में क्या होता है कि एग्जांपल के लिए अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड इन रेडिकल मैसेक्टोमी हम निकाल देंगे कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में जो निकालते, तो उसकी वजह से लिम्फोएडिमा होगा, वो भी उस अफेक्टेड आर्म का। उसके बाद में ये जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है इसकी वजह से जो एडिमा प्रोड्यूस होता है उसे हम लिम्फोएडिमा कहते हैं। सिंपल, लिम्फ की वजह से हुआ इसलिए लिम्फोएडिमा। अब फोर्थ टाइप है अपना टिश्यू फैक्टर। तो ये टिश्यू फैक्टर क्या होते हैं कि दो फोर्सेस होते हैं जो इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्ट करते हैं। अपना जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, जैसे कैपिलरी वॉल में दो फोर्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर, वैसे इंटरस्टिशियल स्पेस के पास भी दो प्रेशर होते हैं, एक ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल स्पेस और दूसरा टिश्यू टेंशन मीन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो ये दो जो फोर्स रहते वो नॉर्मली निग्लिजिबल अमाउंट में रहते, कि इनका कोई एक्शन ही नहीं रहता जब ये नॉर्मली रहते, लेकिन जैसे ही वेसल का फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट होते जाता तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन की वजह से वहाँ का प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ेगा। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ गया है तो वहाँ क्या होगा, एलिवेशन ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ चुकी है इस वजह से, या फिर नॉर्मली वो जो लिम्फेटिक है वो नहीं लेके जा सकी वहाँ का प्लाज्मा प्रोटीन जो उस इंटरस्टिशियल स्पेस में है। तो यहाँ क्या होगा कि अब यहाँ पे प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ गया है, तो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर का फंक्शन क्या है कि वो फ्लूइड को अपनी तरफ खींचता है, लाइक अ मैग्नेट हमने देखा वो काम करता है। तो क्या होगा, जो वेसल वॉल में अब फ्लूइड है वो भी अंदर आएगा इंटरस्टिशियल में, तो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। तो लोअर टिश्यू टेंशन एज सीन इन लूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज ऑफ आईलिड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अगर देखें तो यहाँ पे जो इडिमा होता है वो यही इसी वजह से। नेक्स्ट इज इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। नॉर्मली हमें पता है अपनी जो कैपिलरी एंडोथेलियम है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो हर एक चीज़ को परमिशन नहीं देती उससे निकलने की या फ्लो करने की। तो
वहाँ पे मिनिमल पैसेज रहता नॉर्मली प्लाज्मा प्रोटीन के लिए, लेकिन जब ये कैपिलरी एंडोथेलियम इंजर्ड हो जाता है किसी पॉइजन से या फिर किसी भी चीज़ से जो उसे हार्म कर सकती है, लाइक केमिकल, हिस्टामाइन, ड्रग, माइक्रोब, ये जो भी है वो इंजरी करेंगे। और अगर वहाँ पे गैप होगी तो क्या होगा, कैपिलरी लीक करेगी या फिर जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो वहाँ की इंक्रीज़ हो जाएगी। और उस वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है कैपिलरी का वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा और वहाँ का जो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर है इंटरस्टिशियल स्पेस का वो वहाँ इंक्रीज होगा और अपनी कैपिलरी का प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। For example of increased vascular permeability of edema are generalized and localized edema. In generalized edema, it occurs due to systemic infections, poisoning, certain drugs, chemical, anaphylactic reactions, anoxia. And in localized edema, it occurs due to inflammatory edema. Inflammatory edema as seen in infections, allergic reactions, insect bite. हमें पता है जब भी मधुमक्खी या फिर कोई भी इंसेक्ट हमें काटता है वहाँ पे स्वेलिंग आती है उस पार्ट पे, स्किन पे हमें जो दिखती है वो है लोकलाइज एडिमा। क्यों हुआ, क्योंकि इंसेक्ट बाइट की वजह से वहाँ पे कैपिलरी एंडोथेलियम की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई और वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बढ़ गया हो गया इस वजह से। और उसके बाद में है 6 नंबर, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो ये जो मैकेनिज़्म है ये एक्टिवेट होता है इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि हाइपोवॉल्यूम की वजह से डिक्रीज़ हुआ, और डिरेंजमेंट इन नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। जो नॉर्मल चल रहा था फ्लूइड बैलेंस बॉडी का वो डिक्रीज़ हो चुका है अचानक से, इस वजह से ये शुरू हो जाता है ये नॉर्मली के इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर उसका काम हो चुका है बॉडी में, सब नॉर्मल है, फिर भी ये मैकेनिज़्म अपना काम कर रहा है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन कंटिन्यू कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि इडिमा होगा। क्यों, क्योंकि एबनॉर्मली ये मैकेनिज़्म शुरू है बॉडी में। अब इसमें 3 मैकेनिज़्म रहते हैं, एक इंट्रिंसिक रीनल मैकेनिज़्म जो कि एक्टिवेट होता है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोवॉल्यूमिया, दूसरा है एक्स्ट्रा रीनल मैकेनिज़्म, ये इन्वॉल्व करता है एडीएच का सिक्रीशन, दैट इज़ रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज़्म, वो वाला वो जो मैकेनिज़्म है वो इसमें आता है। और उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, सोडियम वाटर, ओके। और एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो भी उसकी वजह से भी क्या होता है, तो रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर इंक्रीज हो जाता है। अब ये तीनों मैकेनिज़्म है, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि इडिमा होने के लिए। एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट व स्टिमुलेशन ऑफ दिस 3 मैकेनिज़्म। अब एग्जांपल देखते हैं कि इडिमा ऑफ कार्डियक डिसीज़। अब इसमें कैसे होगा कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जो हम देखने वाले हैं, उससे पहले एक छोटे मैं आपको समझा देती हूँ छोटे से एग्जांपल में कि कार्डियक फेलियर में क्यों हो रहा है। कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जो अगर लेफ़्ट हार्ट फेलियर है तो लेफ़्ट साइडेड अगर है तो क्या होगा, वहाँ पे ऑर्टा में ब्लड वो पंप नहीं करेगा वेंट्रिकल, तो बैक प्रेशर जो हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे काम करना वो उसकी वजह से ये होगा। मैकेनिज़्म है बैक प्रेशर हाइपोथेसिस कि ब्लड ऑर्टा में नहीं गया तो वेंट्रिकल से एट्रियम में, एट्रियम से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से हो जाएगा लंग्स में, और अब लंग में क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होते रहता है, तो लंग की जो एल्वियोला है वहाँ तक की हो जाता वो उसका एक्यूमुलेशन। अब क्या है, पूरा फ्लूइड तो बॉडी की लंग जो फ्लूइड है हार्ट पंप करने वाला था बॉडी के लिए वो तो लंग में एक्यूमुलेट हो रहा है, और बॉडी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर न्यूट्रिशन है वो तो मिल ही नहीं रहे, तो बॉडी क्या एज्यूम करती कि नहीं बॉडी में वाटर लेवल डिक्रीज़ हो चुकी है या फिर बॉडी में जो नॉर्मल फ्लूइड है उसकी लेवल डिक्रीज़ हो रही है, इसीलिए हाइपोवॉल्यूमिया हो चुका है। रियल में ऐसा नहीं हुआ होता है क्योंकि सारा फ्लूइड तो एक्यूमुलेट हो रहा है लंग में, तो क्या होता है ये मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाते, ये एक्टिवेट हो जाते और क्या होता, मोर एंड मोर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम टेक प्लेस। इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इडीमा होगा। तो ये है एक सोडियम वाटर रिटेंशन। और जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इडीमा, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ इडिमा।